नमस्कार साथियों, आज हम जिनसे मुलाकात करेंगे उनका नाम है मंगेश मर्तकुले जी, जो कि राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी में विदर्भ के इलाके में प्रदेश अध्यक्ष है और राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय राकेश भलावी जी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी इनके काँधों पे सौंपी है और देखना है कि उस ज़िम्मेदारी का निर्वहन हमारे मंगेश मर्तकुले जी किस तरीके से कर रहे हैं और क्या विशेष मुद्दे को लेकर के उनके प्रत्याशी और उनके समर्थित प्रत्याशी इस विधानसभा महाराष्ट्र के रण में उतरे हैं इस विदर्भ क्षेत्र में, उनसे मुलाकात करेंगे। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। मैं मंगेश मरसकुल्ले। मुझे राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी की तरफ से चंद्रपुर और अमरावती की ज़िम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर हमने करीबन अगर अमरावती और चंद्रपुर की बात करें तो करीबन 8 अपक्ष कैंडिडेट्स को हमने समर्थन जाहिर किया है यहाँ पर और हमारे करीबन हमारे एबी फॉर्म के ऊपर यहाँ पर करीबन 2 से 3 सीट लड़ रही है और हमारे जो मुद्दे हैं जो जल जंगल जमीन से रिलेटेड है क्योंकि हमारा हमेशा ही हमारा जो हमेशा से ही जो काम है वो जल जंगल जमीन और पेशा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के ऊपर ही है और इस क्षेत्र में रहने वाले सारे के सारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी माइनॉरिटीज इन सभी के हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी ने लड़ी हुई है। सर ऐसे क्या विशेष मुद्दे आपको इस विदर्भ क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए, अगर विस्तृत तरीके से विदर्भ क्षेत्र को तो ये बहुत अधिक मात्रा में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वन संपदा से बिल्कुल बेहतर तरीके से उन्नत क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमें ऐसे देखने को मिलती है जहाँ पे इल्लीगल माइनिंग्स हो जाती है और जब ये चीज़ें होती है तो फिर जो आदिवासी है और उनके अलावा जो और भी वर्ग जो शोषित है, वंचित है या इस क्षेत्र में निवास करते हैं जहाँ पे वन संपदा ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ से उनका पुनर्विस्थापन होता है, उनको पुनर्वास किया जाता है। लेकिन अ, उस समय जब उन्हें प्रॉफ़िट चाहिए होता है, जो बड़े उद्योगपति होते हैं, वो उस समय उनके जो ज़मीन है, उनके जो नेचुरल एसेट्स है, उनको तो उपलब्ध कर लेते हैं, अपना लेते हैं, लेकिन जब बात देने की आती है, तो वो कर नहीं पाते या उनको दे नहीं पाते और इस तरीके से उन आदिवासियों का या फिर उन लोगों का जो इसमें पीड़ित है, उनका शोषण हो जाता है। तो इसी शोषण के खिलाफ आपकी पार्टी किस तरीके से आवाज़ उठाती है? देखिए, हजारों सालों से विदर्भ ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में मूल निवासी यहाँ पर रह रहे हैं। बट फिर भी आप देखिएगा जहाँ पर भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पर बेरोजगारी का प्रमाण सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा वन संपदा, सबसे ज्यादा माइनिंग्स पर कहीं पर है तो अनुसूचित क्षेत्रों में है। बिल्कुल। बट फिर भी यहाँ के 70% टू 80% लेबर्स रोजगार के लिए बाहर बाहर जाना पड़ता है। देखिए बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इलीगल माइंस करते हैं, माइनिंग करते हैं और माइनिंग करके ही नहीं बल्कि जो पेशा क्षेत्र के जो कानून हैं उन कानून का हनन करते हुए यहाँ पर इलीगल माइंस होती है। तो ऐसे ऐसे वक्त में अगर आदिवासी समुदाय बेरोजगारी की जगह हिस्सेदारी की तरफ आए आए इस क्षेत्र में तो ही इस समस्या से इस लड़ा जा समस्या सकता से लड़ा जा सकता है और और इस इन सारी चीजों के लिए हमेशा बोला जाता है, बाहरी लोगों से जब भी बात होती है तो वो बोलते हैं कि इन सारी चीजों के लिए यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जिम्मेदार है। पर मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ की इन सारी समस्याओं के लिए यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जिम्मेदार ना होती है, वो यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां है। क्योंकि देखिए इस देश में दो से तीन पार्टियां सबसे ज्यादा वर्चस्व करते हैं। मैं कांग्रेस, बीजेपी और जो कुछ भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर आए, एक अगर सर्पनाग है तो दूसरी अजगर है। है। हाँ, एक सर्पनाग जो डसता है यहाँ के लोगों को और एक ऐसा है जो निगल लेता है। जो निगल लेता है। तो ऐसे वक्त में इन सारे मुद्दों को लेकर हमारी राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी इस रण संग्राम में, चुनाव रण संग्राम में हम उतरे हुए हैं और अपने प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं। बिल्कुल ये देखा जाता है ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर भी अ, वन बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पे आदिवासी सघन क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में विकास कम दिखाई देता है और जो वाक़ई में उन्हें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है या इवन फिर जो सरकार द्वारा उनके लिए जो प्रकल्प तैयार किए गए हैं, जो भी उनके लिए अधिकार दिए गए हैं, उनका भी हनन हमें देखने को मिलता है। तो
इस कारण के पीछे आदिवासियों का भोलापन निहित है, उनकी परंपरा में जो संस्कृति दिखती है वो निहित है या फिर आदिवासियों को वर्तमान सरकार या फिर क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि रहते हैं जिसमें आमदार, खासदार की बात कर रहे हैं या फिर और भी जो लोग होते हैं, वे केवल एक वोट बैंक का साधन मानते हैं और वोट प्राप्त करने का इकलौता उनको साधन मानते हैं कि वे बस वोट के लायक है बस हो गए आदिवासी। देखिए आदिवासी संस्कृति से बिलोंग करता है सबसे ज्यादा। वो अपने कल्चर में ही उलझा हुआ है। वो उलझा हुआ है इन द सेंस कि अपने कल्चर में ही वो इन्वॉल्व है। और ऐसे वक्त में जब से भारत देश स्वतंत्र हुआ है, उनके आधिकारिक जो चीजें है वो उन तक आज तक नहीं पहुंची। और ये सारी चीजें पहुंचाने का काम एक विधानसभा जो आमदार है, जो खासदार है, उनका काम है उनके अधिकार उन तक पहुंचाना, ना कि उनके अधिकारों से उनको वंचित करना। तो इन सारी चीजों के लिए यहाँ के जो भी प्रस्तापित पार्टियां हैं, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कांग्रेस, बीजेपी, जो हमेशा यहाँ के सत्ताधारक है, वही जिम्मेदार है, क्योंकि उनको उनके कायदे के बारे में न बताना, ये सबसे बड़े उन यानी उनसे उनकी जो उनसे जो मौलिक अधिकार है, उनसे उनसे वंचित करना है। तो सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदार है तो यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां। अ, देखा जाता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आदिवासी जो होते हैं, उनके अधिकारों का जो मतलब लोकल जनप्रतिनिधि रहते हैं या सरकार रहती है, अधिकारों का हनन कर लेती है और फिर शोषण भी हो रहा है उनका इस तरीके से। लेकिन इन सब के पीछे कहीं न कहीं एक चीज़ समझ में आती है कि ये सब कुछ शिक्षा के अभाव की वजह से होता है। और आदिवासी अंचल आज भी जैसे मैं मध्य प्रदेश से चल के आता हूँ, तो हमारे इधर भी बहुत से इलाके हैं, जैसे मंडला हो गया, मैहर हो गया, उधर वाला जो क्षेत्र होता है, वो आदिवासी बेल्ट है पूरा, जहाँ पे शिक्षा की थोड़ी कमी दिखाई पड़ती है। मतलब पूरा का पूरा आदिवासी समाज जो है, वो शिक्षित नहीं है। कुछ लोग हैं जो वहाँ से निकल के अच्छे पदों पे भी जा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, सब बढ़ते समय के साथ में। पर आज भी ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर बात करूँ मैं वहाँ के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बहुत कमज़ोर है। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता पार्टी अपने स्तर पे क्या कार्य कर रही है आदिवासियों के बीच में? देखिए हाँ, सबसे पहले तो राष्ट्रीय गुणवाना पार्टी के बारे में बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पर जल जंगल जमीन की लड़ाई करते हैं। जल जंगल जमीन की जो भी विचारधारा है, जो भी मौलिक अधिकार है, जो पेशा कानून है, उसके ऊपर के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारी पार्टी की तरफ से किए जाते हैं। देखिए बहुत कुछ सुधार जो जो है अनुसूचित क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, वो बहुत कुछ सुधार वैचारिक लेवल पर हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पेशा क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, ये सारे के सारे बहुत जल्द ही राष्ट्रीय गुणवाना पार्टी के जो कैंपेनिंग्स है उससे जुड़ेंगे और अपने मौलिक अधिकार जान पाएंगे। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि कुछ जो मैं समाज के गद्दार कह लूँ उन्हें या क्या कह लूँ, वे भी आपके समाज से ही निकल के बाहर आते हैं क्योंकि जो आज बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम समाज की बातें करेंगे, उनके मुद्दों को विधानसभा में उठाएँगे, संसद में उठाएँगे और इस वादों के साथ में वे जीत के आ जाते हैं लेकिन बाद में वादा खिलाफ़ी कर लेते हैं और सत्ता का नशा उनको छा जाता है। ऐसे क्योंकि मैं इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ लगातार विदर्भ विदर्भ क्षेत्र में, दंडकारण्य क्षेत्र में भ्रमण करते हुए आ रहा हूँ, तो अधिकांश सीटें यहाँ पे एसटी आरक्षित है। तो कुछ वहाँ पे भाजपा गुट है, कुछ कांग्रेस गुट है, कुछ अपक्ष भी लड़ रहे हैं, कुछ राष्ट्रीय गुणवाना पार्टी से भी लड़ रहे हैं। हम्म। लेकिन जहाँ राष्ट्रीय गुणवाना पार्टी इतनी प्रबलता के साथ में अपने लोगों की बातों को रखती है, उनके अधिकारों को रखती है, उनके अधिकारों को सरकार से उनको दिलाने की बातें करती है, उनके जो छीने हुए हक को वापस लाने की बातें करती है, तो ये लोग ऐसी बातें अपनी सरकार के समक्ष क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण मानते हैं इसके पीछे आप? इसके पीछे ये है कि देखिए जब जब भी कोई कार्यकर्ता या कोई उम्मीदवार यहाँ पर लड़ने के लिए आता है तो वो वहां तक समाज की बात करता है, इलेक्शन तक। और जब जब विधानसभा में, जब लोकसभा में, जब भी अगर कुछ मुद्दे अगर उठाने हैं समाज के लिए, तो वो एक पार्टी की विचारधारा से चलता है और ना कि समाज की विचारधारा से। वहां पे समाजकारण नहीं चलता, वहां पे राजकारण चलता है। तो जो पार्टी की विचारधाराएं है वो कभी भी आपके अधिकारों से जुड़ी हुई नहीं है। वो तो एक एक प्रकार का बिजनेस, एक प्रकार का व्यापार बन चुका है। आप तो देख ही रहे महाराष्ट्र की विधानसभा में क्या हुआ क्या नहीं, महायुति, महाविकास आघाड़ी, है कि नहीं। और यहाँ पर तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जिस तरीके से खींचातानी चल रही पार्टी, जो उम्मीदवार ही नहीं मिली, जो कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लिए जिन उम्मीदवारों ने पूरे जीवन दिया है, उन लोगों को टिकट नहीं मिली है, लेकिन ऐसे लोग अपक्ष लड़ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हमारा काम है राष्ट्रीय गुणवाना पार्टी का कि हम उनको समर्थन देके उनको सामने लाए, जो समाज की बात करते हैं। और हम उसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। चलिए, तो इस विधानसभा चुनाव के रण में जो आने वाले 20 नवंबर को चुनाव लड़ा जाएगा, तो राष्ट्रीय गुणवत्ता पार्टी की ओर से आप इस विदर्भ क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे क्या माँग करना चाहेंगे? क्या अपेक्षा रखते हैं आप?
मैं एक ही मांग करना चाहूंगा कि जो भी हमारे प्रत्याशी है राष्ट्रीय गुणवाना पार्टी की तरफ से, और जिन भी अपक्षों को हम समर्थन दे रहे हैं, उनको बहुमत से जिताएं, ताकि हम बेरोजगारी और जो भी यहाँ के मौलिक अधिकार की बात हम कर रहे हैं, वो सीधी सीधी विधानसभा में सामने आए। और और जो बड़ी पार्टियां हैं उनके मुंह पर एक तमाचा होना चाहिए इन सारे मुद्दों के साथ। तो यही यही हमारी कोशिश रहेगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए श्रीमान मंगेश मर्सकुली जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।